हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 11 तक की बातों को क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है भाग 12 अर्थात मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश के आगे की कहानी। एक्चुअली कल हुआ ये था कि मैं वीडियो बना रहा था और जब मेरा वीडियो खत्म हुआ तब मैंने देखा कि आउट ऑफ स्टोरेज मोबाइल हो गया है। तो जहां तक वीडियो बनी थी वहां तक की वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। उसके आगे की कहानी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो आगे की कहानी है इसकी शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः विनम्र निवेदन कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए। तो चलिए आज की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत करते हैं। कल तक हमने देखा था कि हम अमोध वर्ष तक पढ़ चुके थे। अमोध वर्ष के बारे में हमने ये देखा था कि अमोध वर्ष का जो जन्म हुआ था वो सैनिक अभियान के दौरान हुआ था। जब उनके पापा लड़ाई करने गए थे तब उनका जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के बड़े अनुयायी थे और इनके मतलब सभा में दो व्यक्ति रहा करते थे, जिनसेन और महावीराचार्य, और इन्होंने एक किताब लिखी थी कविराज नाम की। ठीक है, उसके की आगे की कहानी। ठीक है, सबसे पहले मैप देखिए। मैप देख, ये प्यारा भारत देश, यहाँ पे है राष्ट्रकूट, ये है राष्ट्रकूट, ये है वातापी के चालुक। ठीक है, यहाँ पे है प्रतिहार, यहाँ है पाल, यहाँ है कलचुरी और ये है अपना कन्नौज। ठीक है, तो अमोध वर्ष तक हम देख चुके हैं। अमोध वर्ष के बाद इसी कालखंड में जो अगले राजा हुए उनका नाम था कृष्ण द्वितीय। ठीक है, तो अगर कृष्ण द्वितीय की बात करें तो कृष्ण द्वितीय जो थे वो बड़े ही सच्चे आशिक थे, है ना। सच्चे आशिक थे। उनको क्या हुआ कि कलचुरी नरेश जो थे, कलचुरी के जो राजा थे कुक्कल प्रथम, उनकी पुत्री से हो गया प्यार, और जब प्यार हो गया तो उन्होंने कुक्कल प्रथम की पुत्री से कर लिया विवाह, है ना। तो कृष्ण द्वितीय ने क्या किया कि जैसे ही गद्दी में आए तो उन्होंने कुक्कल प्रथम अर्थात कलचुरी शासक की पुत्री से कर लिया विवाह। और जब विवाह कर लिया तो जो पड़ोसी देश है ना, अर्थात प्रतिहार, तो प्रतिहारों को लगा कि राष्ट्रकूट ने क्या की है, कलचुरी से कहीं न कहीं वैवाहिक संबंध बना लिया है, और वैवाहिक संबंध बना लिया है तो इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी और ये लोग क्या करेंगे, कन्नौज पर आक्रमण कर सकते हैं दोनों लोग मिलके। तो प्रतिहार नरेश, क्या नाम इनका, मिहिर भोज से हो गई लड़ाई, किसकी, राष्ट्रकूटों की। ठीक है, तो कृष्ण द्वितीय के समय काल में दो बातें हुई। पहली तो इन्होंने शादी की किससे, कुक्कल प्रथम की पुत्री से, कुक्कल प्रथम की पुत्री से विवाह किया। विवाह। दूसरी चीज, मिहिर भोज से लड़ाई, मिहिर भोज से लड़ाई करनी। ठीक है, तो इनके शासनकाल में कोई ज्यादा खास विशेष काम हुआ नहीं, जितने काम हुए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। कृष्ण द्वितीय। अब कृष्ण द्वितीय के बाद जो अगले राजा हुए इसी कालखंड में राष्ट्रकूट वंश में, उनका नाम था इंद्र थर्ड। क्या नाम था मेरे दोस्त, इंद्र थर्ड। ठीक है, जो इंद्र थर्ड है, इंद्र थर्ड राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हुए। अब इंद्र थर्ड जैसे ही सत्ता में आए तो इनको लगा क्यों न एक बार कन्नौज पर फिर से आक्रमण किया जाए। इन्होंने अपने दिमाग में बात ठान ली, कन्नौज पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। मगर इसी समय क्या किया कि मिहिर भोज ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, और जब कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर कब्जा जमा लिया तो उस समय पाल वंश के राजा का नाम था देवपाल। क्या नाम था मेरे दोस्त, देवपाल। ठीक है, तो मिहिर भोज कहाँ बैठ गए हैं, कन्नौज पर। तो जब कन्नौज पर बैठ गए मिहिर भोज तो देवपाल को लगा कि कन्नौज किसका हो गया, मिहिर भोज का। तो पहली लड़ाई इंद्र थर्ड के समय काल में हुई मिहिर भोज और देवपाल की, मिहिर भोज और देवपाल की। ठीक है, जब दोनों की लड़ाई हुई तो इसमें देवपाल क्या हुआ, जीत गया। और देवपाल जैसे जीता तो ये बात पता चली किसको, इंद्र थर्ड को, जो कि राष्ट्रकूट में बैठे हुए। तो इंद्र थर्ड को जैसे ही बात पता चली तो इंद्र थर्ड ने कहा कि देवपाल तुम कन्नौज पर नहीं रह सकते, कन्नौज क्या है, हमारा है। तो दूसरी लड़ाई इंद्र थर्ड, किसकी, इंद्र थर्ड
और देवपाल की हुई, है ना। और इस पे इंद्र थर्ड ने देवपाल को बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है। तो ये इंद्र थर्ड के शासनकाल में इनकी लड़ाई हुई। और ऐसा कहा जाता है कि इंद्र थर्ड के शासनकाल में एक यात्री था, है ना, अल्मशूदी, वो भारत आया था और उसने ये कहा था कि राष्ट्रकूट वंश का जो राजा है, शासक है इंद्र थर्ड, इस समय का सबसे पावरफुल शासक है ना। तो इंद्र पूछा जाए कि अल्मशूदी किसके शासनकाल में आया, तो आप बताना राष्ट्रकूट वंश के इंद्र थर्ड के शासनकाल में अल्मशूदी भारत आया था, ठीक। इसी कालखंड में जो अगले शासक हुए उनका नाम था कृष्ण थर्ड। क्या नाम था मेरे दोस्त? कृष्ण थर्ड, ठीक है। अगर कृष्ण थर्ड की बात की जाए तो कृष्ण थर्ड आ गए कहाँ? राष्ट्रकूट वंश में। और कृष्ण थर्ड मतलब बड़े ही अच्छे शासक थे और ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक जो थे ये कृष्ण थर्ड थे। अंतिम सबसे महान शासक थे ये, है ना, कृष्ण थर्ड जैसे गद्दी में आए तो उनकी लड़ाई प्रतिहारों में आ गए हैं कौन? लक्ष्मण राज। तो इनकी लड़ाई प्रतिहारों से हुई, पहली लड़ाई। तो लक्ष्मण राज की लड़ाई हुई किससे? कृष्ण थर्ड की। और कृष्ण थर्ड इसमें क्या हुए? हार गए, ठीक है। इसके बाद जो होता है, जो कृष्ण थर्ड होते हैं, कृष्ण थर्ड ने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ना बंद कर दी। और ऐसा कहा जाता है कि इनके दरबार में एक कवि थे, उनका नाम था पोन कवि थे, वो इनके दरबार में रहा करते थे और इन्होंने कोई खास विशेष काम किए नहीं। और इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था खेटिक। क्या नाम था मेरे दोस्त? खेटिक, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश में कौन आ गया है? खेटिक यहाँ पे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश में जब खेटिक आए तो खेटिक क्या थे कि बहुत कमजोर शासक थे, कहीं ना कहीं इनके पास इतनी पावर नहीं थी। तो मालवा नरेश थे, सियक परमार नाम था उनका। मालवा यहाँ पे है दोस्तों, मालवा, है ना। तो मालवा नरेश थे, सियक परमार। इन्होंने देखा कि खेटिक क्या है? कमजोर शासक है। और परमार जो मालवा के शासक हैं, सियक परमार, वो सामंत है किसके? राष्ट्रकूटों के। तो सियक परमार को ये लगा कि क्यों ना खेटिक के ऊपर आक्रमण किया जाए और अपने आप को क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। तो इसी टाइम में सियक परमार ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? राष्ट्रकूटों के ऊपर, अर्थात खेटिक के ऊपर, और अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। तो पूछा जाएगा कि परमार किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए, तो आप बताना कि खेटिक के शासनकाल में। किसने आक्रमण किया था? सियक परमार ने, ठीक है। ये दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ठीक। इसी कालखंड में जो अगले राजा हुए उनका नाम था कर्क। क्या नाम था? कर्क, ठीक है। तो कर्क इस वंश के अर्थात राष्ट्रकूट वंश के जो थे अंतिम शासक थे। इन्होंने कोई खास विशेष काम किए नहीं। और इनके शासनकाल में जो चालुक है ना, ये वाले चालुक, यहाँ पे चालुक है। तो कर्क के शासनकाल में क्या हुआ कि जो चालुक है ना, चालुक, तो चालुकों ने क्या किया? कर्क के ऊपर कर दिया आक्रमण और चालुक अपने आप हो गए स्वतंत्र। तो इतनी कहानी थी इनकी राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट के बाद जो अगले शासक आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिहारों के बारे में। और प्रतिहारों के बाद पाल के बारे में, पाल के बाद कलचुरी और कलचुरी के बाद परमार, ठीक है। इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में या उज्जैन में प्रतिहार वंश। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।